हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 सामान्य हिंदी के बारे में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले हम आप सभी को बता दें कि पुत्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो वह होते हैं आत्मजा होता है, कुमारी होता है, बेटी, तनया, तनुजा, दुहिता और लाडली। ये शब्द जो होते हैं पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। तो दुहिता भी दिया हुआ है यहाँ पर, तनया भी दिया हुआ है और सुता भी दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में जो नहीं है पर्यायवाची पुत्री का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। हम एक बार फिर से बता दें, आत्मजा, कुमारी, बेटी, तनया, तनुजा, दुहिता, लाडली आदि सभी पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दौहित्र जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। तो निंदा की पर्यायवाची की बात करें तो निंदा की पर्यायवाची जो होता है दोषारोपण होता है, फटकार होता है, बुराई होता है, भर्त्सना होता है और कुत्सा होता है। तो यहाँ पर देखिए कुत्सा दिया हुआ है और जो कि पर्यायवाची हमने पहले ही बता दिया कि दोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना, कुत्सा आदि निंदा के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे बरखुरदार, स्तुति, अपस्मार ये जो है ये तीनों क्या होंगे कि पर्यायवाची नहीं होंगे। तो इसका जो कुत्सा होगा, कुत्सा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। बाकी आप लोग सभी नोट करते जाइएगा, जो जो चीजें हम बताते जा रहे हैं सभी के बारे में एक एक चीज हम बताते जा रहे हैं कि पॉइंट को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो नोट करते जाइएगा, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। जिसके पास घर न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो जिसके पास घर न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन की बात करें तो गृही का जो अर्थ होता है वो होता है घर वाला, और अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ न हो। और अभिषेक की बात की जाए तो जब अभिषेक का अर्थ होता है कि जल छिड़कना, किसी जैसे कोई राजा होता है उनको जब सिंहासन पे बैठाया जाता है तो उनका अभिषेक किया जाता है, उन पे जल छिड़क करके शुद्धिकरण किया जाता है और उसके बाद उनको सिंहासन पे बैठाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है। तो उसी को जलाभिषेक उनको बोलते हैं कि उस समय उस चीज को बोला जाता है कि राज्याभिषेक हो रहा है। रुद्राभिषेक होता है, जो रुद्र अभिषेक यानी भगवान शिव का जो अभिषेक होता है दूध से होता है। तो जो जल का छिड़काव या जल चढ़ाना होता है उसी को अभिषेक कहते हैं। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा जिसके पास घर न हो उसके ऑप्शन अनिकेत होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा कि जिसके पास घर न हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द की बात की जाती है तो उसको अनिकेत बोलते हैं। तो उम्मीद है कि गृही, अभिषेक, अकिंचन और अनिकेत के बारे में आप सभी समझ चुके होंगे। इस प्रश्न का आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, में कोष्टक में शब्द को शुद्ध करें। कहा गया है कि महात्म्य जो इसमें दिया हुआ है उस प्रश्न उसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसमें दिया है महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य और तीसरा चौथा जो ऑप्शन दिया है महात्म्य दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है महात्म्य दिया हुआ है और बी ऑप्शन दिया है महात्म दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा, जो होता है महात्म हो जाएगा। आधा त और आधा म य के साथ में जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में महात्म्य। इसमें क्या होगा कि आधा त रहेगा और आधा म रहेगा और यह रहेगा। इस प्रश्न का ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला दिया है अधिशासी, जिसमें अधि के बाद शरीफा वाला श दिया हुआ है, बड़ा स, उसके बाद छोटा वाला स दिया है बड़ा स और छोटा स पे बड़ी की मात्रा दिया है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है
इसमें षटकोर वाला श दिया हुआ है इसके साथ में, और तीसरा ऑप्शन दिया है छोटा श के पे आ की मात्रा और बड़ी से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। इसमें बड़ा स पे आ की मात्रा और छोटी स पे बड़ी ई की मात्रा होती है, अधिशासी लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा, अधिशासी होगा। यहाँ पे ये स होता है और ये वाला स होता है अधिशासी में। तो उम्मीद करते हैं कि इस शब्द को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो गुस्से का जो समानार्थी है, हम पहले बता दें आपको, गुस्से का जो समानार्थी होता है क्रोध होता है, प्रकोप होता है, कोप, रोष, आक्रोश, अमर्ष आदि जो होते हैं, अमर्ष आखिरी में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, अभी हमने आपको बता दिया, क्रोध होता है और अमर्ष होता है, रोष होता है। तो इस सभी चीजें हमने आपको बता दिया, आप सभी नोट करते जाइएगा इन चीजों को। क्रोध, प्रकोप, कोप, रोष, आक्रोश, अमर्ष आदि आप सभी को दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये गुस्से का समानार्थी शब्द है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, अपकर्ष नहीं है गुस्से का समानार्थी। देखते हैं अगला प्रश्न। नाविक का सही संधि विच्छेद होगा। तो नाविक का जो सही संधि विच्छेद होगा, पहले इसमें हम बता दें आपको कि इसमें अयादि स्वर संधि दिया हुआ है, जिसमें अयादि स्वर संधि में क्या होता है कि अगर ए दिया रहता है, ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, अय का अय दिया रहता है तो आय हो जाता है, ओ दिया रहता है तो अव हो जाता है, और आओ दिया रहता है तो आव हो जाता है। जैसे कि देखिए, अगर छोटा ए दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अय हो जाएगा, अय हो जाएगा। और अगर ये दिया हुआ है तो इसका आय हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा। अगर ओ दिया है तो ओ का जो होता है अव हो जाता है, ओ का अव हो जाएगा। और यदि अव दिया है, अव दिया है तो अव का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा, आव हो जाएगा। ये कौन सी संधि में आती है? अयादि स्वर संधि में आती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाविक, तो नाविक किन शब्दों से मिलकर बना है? अब आप ध्यान दीजिए कि क्या है? आव है, आव है तो अव होगा, जाहिर सी बात है अव होगा। तो अव के बाद क्या आया है? छोटी ई की मात्रा दिया है, तो हमारा क्या है? नौ धन इक। जो नौ धन इक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखिए तो क्या हो जा रहा है कि न है प्लस क्या है? आव दिया हुआ है तो आव का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो आव हो जाएगा तो नौ से क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। तो इक रहेगा तो क्या हो जाएगा? नाव धन इक है तो नौ जो अव और आधन आव है, यहाँ पे आव है तो आव से अव हो जाएगा तो नौ हो जाएगा। तो ये चीज उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपको दिख जाए कि ऑप्शन में जैसे कि अव है तो जाहिर सी बात है अव का आव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है अवधन इक, सी ऑप्शन दिया है तो अवधन इक बराबर क्या हो जाएगा? अव का आव हो जाएगा। तो न पे अव दिया है तो नौ से क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा, नाव से और इक जुड़ जाएगा तो नाविक हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट, खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। तो खर शब्द में जो एक अर्थ नहीं है, खर का अर्थ गधा भी होता है, तिनका भी होता है, राक्षस भी होता है, जबकि बाण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा, गधा, तिनका और एक राक्षस, जिसे आप रामायण में पढ़े होंगे। खर और दूसर दो भाई थे और गधे को भी खर कहा जाता है, तिनका को भी खर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाण, जो कि खर का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार आता हो। जो 15 दिन में एक बार आता हो के लिए शब्द पूछा जा रहा है। तो साप्ताहिक में 7 दिन आता है, साप्ताहिक में क्या होता है? 7 दिन आता है। और दैनिक जो होता है प्रतिदिन के लिए होता है। वार्षिक में क्या होता है? 365 दिन होते हैं। जबकि पाक्षिक जो होता है,
पाक्षिक क्या होता है, 15 दिनों का होता है। तो 15 दिन में एक बार जो आता है उसको क्या कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, पाक्षिक होगा। तो साप्ताहिक में 7 दिन, पाक्षिक में 15 दिन, दैनिक प्रतिदिन होता है और वार्षिक 365 दिन का होता है। तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची, तो पहले आपको बता दें वस्त्र का पर्यायवाची जो होता है कपड़ा होता है, पट होता है, वसन, अंबर, चीर, अंकुश आदि होते हैं। तो आप कपड़े का आप सब समझ गए होंगे कि वस्त्र, पट, वसन, अंबर, नीर, अंकुश आदि दिख जाए तो वह क्या होते हैं, वस्त्र या कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो बिजली का पर्यायवाची होता है वह दामिनी होता है, चंचला होता है, चपला, विद्युत, सौदामिनी, क्षण प्रभा आदि क्या होते हैं, बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अधि का अर्थ होता है ऊपर या अधिक। और अधर का बात किया जाए तो अधर का जो अधर का मतलब होता है, इस ऑप्शन नंबर सी का, इसका जो मतलब होता है अधर, अधर का, तो अधर का मतलब होता है नीचा या नीचे का हिस्सा या नीचे के ओठ की बात की जाती है, शरीर का निचला भाग जो होता है उसको अधर कहते हैं। और अधि का जो मतलब होता है, अधि का मतलब होता है अधिक, अधि का मतलब होता है अधिक या ऊपर, या होता है ऊपर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र का पर्यायवाची कपड़ा होगा। कपड़े के बारे में हमने आपको बता दिया कि वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, अंकुश, कपड़ा आदि सभी एक ही रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डॉट 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 है। तो क्या अभिमान है, गर्व है, दर्प है या घमंड है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का अभिमान है, या हमें ऋषि संतान होने का गर्व है, या दर्प है, या घमंड है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्व है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है। अब ब्याल की बात की जाए तो ब्याल का अर्थ होता है सांप, शेर, दुष्ट, क्रूर, राजा, बाघ आदि। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मैंने बताया कि सांप होता है, शेर होता है, दुष्ट होता है, क्रूर होता है, राजा होता है, बाघ होता है, लेकिन इसमें आप देखिए तो दुर्गा नहीं होता है। ये तीनों जो होते हैं ब्याल के क्या होते हैं, ब्याल का एक शब्द का अर्थ है, लेकिन दुर्गा जो है नहीं हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, दुर्गा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें। तो अशुद्ध विलोम में बात किया जाए तो कर्कश का मधुर, मधुर होता है, कर्कश का मधुर होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ऋजु का वक्र होता है, और लौकिक का जो होता है अलौकिक होता है। लौकिक का क्या होता है, अलौकिक होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, लौकिक का जो होता है वह क्या होता है, अलौकिक होता है। तो इसमें जो आप देखेंगे कि जो सही आंसर इस प्रश्न का होगा कि गलत जो युग्म है, अशुद्ध विलोम युग्म है, तो वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस प्रश्न का। बाकी कर्कश का मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए। तो अरविंद, कंज, नलिन, आगार, निलयधाम, दम्य, मोषक, खनक, पीयूष, सुधा, दृंग। तो ये ऊपर के जो तीनों हैं ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। दम्य, मोषक, खनक होते हैं, आगार, निलयधाम होते हैं, अरविंद, कंज, नलिन होते हैं, जबकि पीयूष, सुधा सही है लेकिन दृग नहीं सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। यहाँ पे दृग को अलग कर दे दिया है, इसके वजह से ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो वर्ण से बाहर है उसको क्या बोलते हैं, वर्णनातीत बोलते हैं। वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता उसको अदृश्य बोलते हैं। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष, या जो पहरा देता है उसको प्रहरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, जो आमिष नहीं खाता, जो आमिष नहीं खाता उसको सामिष। तो यही जो इस प्रश्न का आंसर होगा, यही सुमेलित नहीं है।
इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यही सुमेलित। तो आप सभी को बता दें कि आमिष का अर्थ होता है मांस, जो आमिष नहीं खाता यहाँ पे उसको सामिष कहते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ये यही एक सुमेलित नहीं है, बाकी जो वर्णन के बाहर हो उसे वर्णातीत कहते हैं, जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं, जो पहरा है उसे प्रहरी कहते हैं, बाकी जो मांस खाते हैं उनको सामिष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो गणेश, गण, गणपति, ये तीनों क्या हैं आपके पुल्लिंग है। गणपति भी, गण भी और गणेश भी तीनों क्या है पुल्लिंग है, जबकि गणना जो है आपका क्या है स्त्रीलिंग होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्यों की पहचान कीजिए। न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको संयुक्त वाक्यों की पहचान के लिए आपको बता दें, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिस बड़े वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य और जो होता है कि इसमें क्या होता है दो आपके सरल वाक्य जुड़े होते हैं उसी को बोलते हैं कि संयुक्त वाक्य होता है, जिसमें दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं। सौरभ दीन को पत्र लिखता है, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा, न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा। इसमें क्या है दो वाक्य एक साथ जुड़ जा रहे हैं, जो कि दो सरल वाक्य एक साथ जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो व्यवहार के बारे में आप सभी को बता दें कि व्यवहार का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा विधन अवधन हार। विधन अवधन हार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो आप लोग यड़ संधि पढ़ते हैं, यड़ संधि में क्या दिया रहता है कि ई का जब कोई भी ई या उ या री से परे कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है। तो जब आप देखिए कि बी में क्या है ई की मात्रा है, तो ई के बाद अगर कोई भी स्वर अ आ रहा है, यहाँ पे अगर अ आ जा रहा है तो बी का क्या हो जाएगा यह, ई का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा। तो व के साथ जो यह जब जुड़ेगा तो व का क्या लिखा जाता है आधा लिखा जाता है, यानी व के नीचे हलंत लग जाता है। जब हलंत लग जाता है व के नीचे हलंत लग जाएगा, व के नीचे हलंत लग जाएगा और यहाँ पर ई लगा हुआ है, जो ई स्वर है, ई स्वर के बाद एक भिन्न स्वर अ आ जा रहा है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा यह हो जाएगा। ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है कोई भी स्वर आने पर। तो यहाँ पर ई आया हुआ है, ई के कारण यहाँ पर य हो जाएगा, तो य से ये क्या बन जाएगा आधा व्य बन जाएगा और उसके बाद व दिया हुआ है और प्लस हार, तो ये तीनों जुड़ करके क्या बन जाएंगे व्यवहार। तीनों जुड़ करके क्या बन जाएंगे व्यवहार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद विधन अवधन हार, जो कि यड़ संधि के अंतर्गत आता है, यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान देना, किसी ओर का न रहना, किसी तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। जो त्रिशंकु होना का अर्थ होता है वह होता है कि किसी ओर का न रहना। त्रिशंकु का अर्थ होता है कि किसी ओर का न होना या कहीं का भी न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय गति साप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प, अपने को खतरे में डालना या दुविधा में होना। तो भय गति साप छछुंदर केरी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, दुविधा में होना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।